कल्पना की शादी राघव के साथ तय हो गई थी। कल्पना के माँ और पापा दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब कल्पना और राघव की सगाई का दिन आया तो राघव की माँ और पापा ने कल्पना के माँ और पापा से कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की। भाई साहब, आपकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर है और हमारे बेटी को बहुत पसंद है। सही कहती हैं आप भाभी जी। हमें भी राघव जैसा दामाद मिला है। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी नौकरी है हमारे दामाद जी की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के ज़माने में भला इतनी अच्छी नौकरी वाला और हमारे बेटे जैसा दामाद मिलता कहाँ है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी खुशकिस्मत वाली है हमारी बेटी और हम भी। अब जब आपको इतना अच्छा दामाद मिला है तो आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपने दामाद को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करने से क्या होता है भाई साहब? ख्याल रखने से मेरा मतलब है अपने दामाद को तोहफे देना, उसके बिजनेस को सेट करने में मदद करना। लेकिन दामाद जी तो नौकरी करते हैं ना। हाँ, करता तो है, लेकिन नौकरी का क्या भरोसा। आने वाले वक्त में इसको अगर बिजनेस सेट करने का मन हुआ तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई साहब। बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। देखिए, अब हमें घुमा फिरा कर बात करनी तो आती नहीं। हम ये चाहते थे कि आप अपनी बेटी के दहेज में कम से कम 20 लाख तो दे ही दे। वो भी आपकी बेटी के ही तो हुए ना। बच्चों को आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी बेटी का ही तो है। 20 लाख का दहेज? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बहन जी। अरे, आजकल के ज़माने में 20 लाख कौन से ज़्यादा होते हैं? लोग तो 50-50 लाख का दहेज देते हैं। अब देखिए, इतनी से मांग तो हमारी रहेंगी ना। कुछ दिनों के बाद किसी भी तरह इंतजाम करके कल्पना की माँ और पापा 20 लाख का दहेज देकर कल्पना की शादी राघव के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद, राघव, मुझे अपनी सहेली के यहाँ मिलने जाना था। तो ठीक है, चली जाओ कल्पना। क्या प्रॉब्लम है? अरे, प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सहेली के घर कैसे जाऊंगी? ऑटो करके या टैक्सी करके? ऑटो या टैक्सी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर दोनों छोड़ कर जाइएगा। अरे लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। अरे बहू, जब वो कह रहा है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो क्यों जिद कर रही हो? चली जाओ ऑटो से। अरे मम्मी जी, 20 लाख दहेज ऑटो से जाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी। कल्पना, समझने की कोशिश करो। मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। इतनी गर्मी में मैं ऑटो या टैक्सी में नहीं जा सकती, मुझे अपनी गाड़ी से ही जाना है। जाओ राघव बेटा, बहू को उसकी सहेली के घर छोड़ाओ। और हाँ, लौटते में लेकर भी आना है। कल्पना और राघव के जाने के बाद बहुत नक चढ़ी है, हर बात पर दहेज के पैसों का ताना मारती रहती है। सही कहती हो, कितनी जिद्दी लड़की है। राघव का ऑफिस छुड़वा कर गाड़ी में बैठकर सहेली से मिलने गई है। कल्पना बात बात पर अपने सास ससुर को 20 लाख का दहेज लाने वाली बात कहती और उनकी कोई बात नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, अरे कल्पना, वो मौसी और मौसा जी हमारे घर आने वाले हैं। 1 सप्ताह यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मम्मी जी से कह दो कि वो घर में किसी कुक का इंतजाम कर दे। अरे बेटा, लेकिन 7 दिन के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, इसमें कुक लगाने की क्या जरूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है मम्मी जी, इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? आप तो इतना नहीं बना पाएंगी, वैसे भी आप कुछ करती नहीं। अरे कल्पना, तुम हो ना इस घर की बहू। क्या तुम मौसी और मौसा जी के लिए खाना नहीं बना सकती? हाँ, मैं हूँ ही इस घर की बहू। दहेज में इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। मेरा काम रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है, एक तो शादी में अपने माँ बाप से इतने पैसे लेकर आओ, ऊपर से यहाँ आकर नौकरानी की तरह काम करो। ना जी ना, मैं ये सब नहीं करूँगी।
अगले दिन मौसी और मौसा जी राघव के घर आते हैं। कल्पना की सास सारा दिन काम करती है। ये देखकर मौसी जी को थोड़ा अजीब लगता है। अरे क्या बात है, अब तो घर में बहू आ गई है। वो तो सारा दिन कमरे में एसी चलाकर सोती रहती है और तुम काम करती रहती हो। हमें तो लगा था कि राघव की पत्नी के आने के बाद तुम्हें थोड़ा आराम हो गया होगा। कैसा आराम मौसी जी, मौसा जी, पूछिए मत। जब से ये आई है तब से मेरा तो काम बढ़ गया है। लगता है ये बहू नहीं, मैं बहू हूँ। अरे लेकिन बहू ऐसा करती क्यों है? तुमने इससे कुछ कह दिया है क्या? राघव के पापा कुछ नहीं बोलते? अरे जब देखो तब शादी में लाए पैसों की धौंस दिखाती रहती है। अच्छा तो ये बात है। लगता है अच्छा खासा मोटा दहेज मांगा है तुमने बहू के घर वालों से। अब इसमें दहेज की क्या बात है? 20 लाख ही तो मांगे थे। और हम कौन सा उन पैसों को खा जाएंगे? बैंक में पड़े हुए हैं, बच्चों के ही तो काम आएंगे। अरे लेकिन दहेज तो दहेज होता है ना। क्या जरूरत थी उनके मायके वालों के आगे मुंह फाड़ने की? अब तो वो सुनाएगी ही ना तुम्हें। ये तो तुम्हें पैसे मांगते वक्त सोचना चाहिए था। क्या फायदा निकला? बहू के आने के बाद भी नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त कल्पना वहां पर आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। मौसी जी, मौसा जी और मम्मी पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरे व्यवहार की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। रिश्तेदारों के सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो बहू। सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। मुझे पता है मम्मी जी, इतने महीनों से मैं जो करती आई हूँ वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करने आई हो? अपनी सास से काम करवाती हो, बात बात पर अपने दहेज के पैसों की अकड़ दिखाती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी जी, पापा जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद आपको सच्चाई नहीं पता। कौन से सच्चाई की बात कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने खुश होकर इतना दहेज दिया था, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप जानते भी हैं, मुझे 20 लाख दहेज देने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप को अपना घर तक बेचना पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कब हुआ? मम्मी पापा ने कर्ज लेकर मेरा दहेज दिया था और वो नहीं चुका पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वही तो, मेरे माँ बाप एक छोटे से कमरे में गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं और बस इसी बात का गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। हमने वाकई में बहुत गलत किया। मौसी जी कह रही थी कि किसी से भी दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती, और तुम्हारी बहू तो फिर भी बहुत समझदार है। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस समझाना चाहती थी कि मेरे दहेज के चक्कर में मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी खराब हो गई। हम सबको माफ कर दो कल्पना। मैं आज ही ये पैसे तुम्हारे मम्मी पापा को वापस देकर उन्हें उनका घर दिलवा दूंगा और आगे से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, राघव सही कह रहा है। आज के बाद इस घर में कभी दहेज की बात नहीं होगी। बहू, आ बहू, ये बहू सुबह सुबह कहाँ चली गई? अमित, ओ अमित, क्या हुआ माँ? ये बहू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? नहीं माँ, वो तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने कॉलोनी के गार्डन में गई है। अरे लेकिन गार्डन में क्यों? क्या माँ, आप तो जानती हो कि अनीता प्रोफेशनल बॉक्सर है। उसे हर रोज एक्सरसाइज करने की आदत भी है और जरूरत भी। लो आ गई अनीता। हे भगवान, बहू ये क्या पहना है तूने? माँ जी, ये बॉक्सिंग यूनिफॉर्म है। बॉक्सिंग और एक्सरसाइज करते वक्त यही पहनना पड़ता है। अरे लेकिन हमारे घर की बहू ऐसे कपड़ों में बाहर पार्क में घूमेगी तो कितना बुरा लगेगा। फिक्र मत करो माँ, मैं आज ही अनीता का एडमिशन पास की बॉक्सिंग जिम में करवा दूंगा। कल से वो वहीं जाएगी एक्सरसाइज करने। तब तो ठीक है। जब अमित और अनीता की शादी हुई तो अमित की माँ बड़े फक्र से सबको कह रही थी, हमारी होने वाली बहू तो खिलाड़ी है। लेकिन शादी होते ही माँ जी को अनीता की बॉक्सिंग से परेशानी होने लगी। दरअसल उन्हें बहू की बॉक्सिंग नहीं बल्कि खिलाड़ी कोटे में मिली सरकारी नौकरी ज्यादा पसंद थी। ये क्या बहू, आज फिर तू जिम से इतनी लेट आई? हाँ माँ जी, अगले महीने टूर्नामेंट है ना, तो अब प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी।
शादी की वजह से मैं 4 महीने बॉक्सिंग पर फोकस ही नहीं कर पाई। अरे तू रोज जिम से लेट आएगी और अब कहेगी कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो घर का काम कब करेगी? शादी के बाद गृहस्थी पर फोकस होना चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी बस। ये क्या बहू, सब्जी में नमक ही नहीं है? सॉरी बाबूजी, जल्दी में भूल गई, अभी लाती हूँ नमक। अरे जितना ध्यान बॉक्सिंग में देती हो उसका आधा किचन में भी दिया करो, सारा मजा खराब हो गया खाने का। देखो रोटियां भी कच्ची रह गई हैं। सॉरी माँ जी, वो जल्दी में। क्या जल्दी में है? अरे देर तक बॉक्सिंग तुम्हें खेलनी है, उसका हर जाना हम क्यों भुगते? बहाने मत बनाओ, ठीक से खाना बनाओ। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ माँ जी। बहू, जितना टाइम बहस करने में लगा रही हो ना, उतना खाना बनाने में लगाती तो हमें यह कच्चा पक्का बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता। ठीक है बाबूजी, मैं ख्याल रखूंगी। माँ बाबूजी के रोज रोज के तानों का अनीता कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उनसे बहुत दुख होता, वो अक्सर उदास रहती। क्या बात है अनीता, गुमसुम लग रही हो, बहुत थक गई हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ भी, क्या हुआ? देखिए, आप बुरा मत मानना, लेकिन माँ जी और बाबूजी मुझे अक्सर बॉक्सिंग को लेकर ताने देते रहते हैं। आज खाने में जरा सी गड़बड़ हो गई तो उन्होंने बहुत सुनाया मुझे। इतनी सी बात, इस मुश्किल को मैं यूं हल कर दूंगा चुटकी में। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो अमित, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम खाना बनाने के लिए बाई रख लें। अरे ऐसा कैसे रख ले? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सफाई झाड़ू पोछे के लिए भी तो बाई आती है, वो भी भारी पड़ता है। अब खाना बनाने के लिए एक और बाई। लेकिन माँ, अनीता भी जॉब करती है, तो पैसों की इतनी दिक्कत अब नहीं है। बाई का खर्चा वहाँ से निकल ही जाएगा। ओह, अब समझिए, बहू को खाना नहीं बनाना, इसलिए उसने तुम्हें ये बाई की पट्टी पढ़ा के भेजा है, क्यों? नहीं माँ, अनीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो मेरा ही आइडिया था, पर सही तो है। अनीता थक जाती है बॉक्सिंग और ऑफिस के काम में, ऐसे में खाना बनाने वाली आ जाएगी तो सबको सहूलियत हो जाएगी ना। ये बाई से खाना बनवाना हमारे घर की परंपरा नहीं है अमित। हमारे खानदान में घर की बहुएं ही खाना बनाती है। और अगर अनीता को हमारे लिए खाना बनाने में या हमारी सेवा करने में जोर पड़ता है तो साफ कह देना हमसे। ऐसा नहीं है माँ, मैं तो बस। घर में बाई खाना नहीं बनाएगी, बस बात खत्म। अपने माँ बाबूजी का ऐसा व्यवहार देखकर अमित भी चौंक गया था। अब तो आए दिन माँ और बाबूजी अनीता को परेशान करने लगे। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर जा रही हूँ माँ जी। तुझे पता नहीं है क्या? आज बाई नहीं आने वाली सफाई करने। आज बॉक्सिंग रहने दे। मैं झाड़ू लगाती हूँ, तू पोछा लगा, और फिर कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। लेकिन माँ जी। क्या लेकिन है? तू चाहती है कि पूरे घर की सफाई मैं करूँ? नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं जिम ऑफिस के बाद चली जाऊंगी। अरे तेरा ध्यान बॉक्सिंग में ही रहता है क्या? भूल गई, आज मेहमान आने वाले हैं। आज तो बल्कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, 15 लोगों का खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, आ जाऊंगी। बेचारी अनीता बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहाने की बजाय घर का चूल्हा चौका करने में उलझने लगी थी और बॉक्सिंग से दूर होने लगी थी। अनीता, तुम आज भी प्रैक्टिस पर नहीं गई? कैसे जाती? आज फिर मेहमान आने वाले हैं, उनका खाना बनाना, फिर गेस्ट रूम की सफाई। आजकल कुछ ज्यादा ही मेहमान आने लगे हैं इस घर में। पता नहीं मेहमान खुद आ रहे हैं या माँ जी उन्हें बुला रही हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि माँ मेहमानों को बुला रही है? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो। अच्छा, एक काम करो, तुम जिम ना भी जा पाओ, घर में ही प्रैक्टिस कर लिया करो। अपर कट, लोअर कट, राउंड किक,
जंप आउट। अरे ये कैसा शोर है? बहू ये क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज मैं जिम नहीं जा पाई ना, तो घर में ही प्रैक्टिस कर रही थी। तेरी इस हाँ हुक के चक्कर में तेरे बाबूजी की नींद खराब हो गई। बहू यह घर है, कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ तुम पहलवानी करो। क्या हुआ माँ? क्या हुआ नहीं, क्या होगा वो सोच। आज ये घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है, कल पंचिंग बैग की जगह मुझे पीट देगी तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? हाँ, अनीता ऐसा क्यों करेगी? अरे ये कुछ भी कर सकती है, इसकी बॉक्सिंग बंद करवाओ बस। हाँ बहू, बहुत खेलकूद हो गया। अब तुम किसी की पत्नी हो, घर की बहू हो, तुम्हारा काम अब घर संभालना है। लेकिन बाबूजी, उसका टूर्नामेंट है अगले महीने। तू बीच में मत बोल, कोई टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पसंद बहू का ऐसे बाहर जाकर मुक्केबाजी करना। लेकिन बाबूजी, शादी के पहले तो आपने कहा था कि मैं शादी के बाद भी बॉक्सिंग कर सकती हूँ। तब जो कहा था वो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सुनो और याद रखो। हमने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाली बहू आ रही है, पैसा भी कमाएगी और घर भी संभालेगी, लेकिन घर का काम तो करती नहीं और तेरी सैलरी तो तेरे जिम और खाने पीने में उड़ा देती है। तो क्या हम तेरी सेवा करने तुझे शादी करके लाए हैं? माँ, कितना बुरा सोचती हो तुम। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहू, तुम्हें आज और अभी चुनना होगा, या तो बॉक्सिंग छोड़ दो या ये घर। बाबूजी के इस फैसले ने अनीता की पूरी दुनिया हिला दी। अमित भी अपने बाबूजी के सामने ज्यादा नहीं बोल पाया। अनीता ने बॉक्सिंग के साथ साथ हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। वो बस ऑफिस जाती और बाकी टाइम घर का काम करती रहती। एक दिन शाम को अनीता ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे बाबूजी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। और बुड्ढे, चुपचाप अपना मोबाइल, पैसे, सोने की चेन, अंगूठी सब हमारे हवाले कर दे, समझे? मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा तो जान से जाएगा। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे। छोड़ दो बाबूजी को। ओए मैडम, चुपचाप खिसक लो यहाँ से, नहीं तो इस बूढ़े के साथ तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। तुम मेरे बाबूजी को मारेगा? रुक, अभी बताती हूँ। ये ले साले, अनीता बॉक्सर नाम है मेरा। आज तेरे दांत तोड़ के तेरे हाथ में ना दिए ना तो नाम बदल दूंगी। अरे भागता कहाँ है, रुक जरा। पर गुंडा जान बचा के भाग जाता है। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस इन कमबख्तों ने धक्का देकर गिरा दिया तो कमर और पैर में चोट आ गई है। हे भगवान, आपको तो बहुत चोट आई है। आइए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अनीता अपने ससुर जी को उठाकर हॉस्पिटल ले गई और इलाज करवा के घर ले आई। अरे क्या हो गया आपको? अमित, देख तेरे बाबूजी को कितनी चोट आई है। अरे बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? और अनीता, तुम्हें बाबूजी कहाँ मिल गए? मैं मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मुझे लूटने के चक्कर में हाथापाई करने लगे। सुभाष और चंदन के ऑफिस चले जाने के बाद मंजू घर में अकेली पड़ जाती है। इसीलिए वो अपने इकलौते बेटे चंदन की शादी करवाने की बात करती है। बेटा, आजकल बच्चे अपनी ही पसंद की बीवी लाना चाहते हैं। तेरी नजर में कोई है तो बता दे हमें। चंदन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मम्मी, मैं मोना से प्यार करता हूँ और काफी वक्त से हम दोनों साथ हैं। अरे ठीक है ना, मैं उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी की बात करती हूँ। मंजू मोना के घर वालों से चंदन और मोना के रिश्ते की बात करती है और दोनों की शादी करवा देती है। अब मंजू का अकेलापन भी दूर हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद जब सभी खाने की मेज पर बैठे होते हैं तब मोना को उल्टी आने लगती है और वो भागती हुई बाथरूम में जाती है। ये देखकर मंजू की पड़ोसन कहती है, मंजू, लगता है कोई खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है। अरे भगवान करे ऐसा ही हो।
इस घर में चंदन के बाद कोई बच्चा हुआ ही नहीं। बच्चे की आवाज सुनने के लिए मेरे तो कान तरस रहे हैं। मोना की ऐसी हालत देखकर सुभाष चंदन से कहता है, बेटा चंदन, तो बहू को डॉक्टर के पास ले जा, और हाँ, अपनी माँ को भी साथ में लेकर जाना। कल रात उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दुकान देख लूंगा। ठीक है पापा। सुभाष दुकान के लिए निकल जाता है और चंदन मोना और मंजू को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दोनों का चेकअप करती है और चंदन से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर दोहरी खुशी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर, मोना को ट्विंस बच्चे होने वाले हैं क्या? और मम्मी की तबीयत ठीक है ना? हाँ, आपकी मम्मी बिल्कुल फिट है। आप बाप के साथ साथ भाई भी बनने वाले हैं। हाँ? ये सुनकर चंदन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉर्मल। चंदन को शर्म के साथ साथ गुस्सा आने लगता है। उधर डॉक्टर मंजू को भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। चंदन मोना और मंजू को घर छोड़कर दुकान चला जाता है और चुपचाप सा हो जाता है। रात को जब सुभाष और चंदन घर आते हैं तो मंजू सुभाष को शर्म से कुछ बता नहीं पाती। दिन बीतने लगते हैं। इधर चंदन को अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती है और वो दिन भर उल्टा सीधा सोचते रहता है। क्या होगा जब लोगों को इस बात का पता चलेगा? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मोना क्या सोचेगी? मोना के दिल पे क्या गुजरेगी? कैसा लगेगा कि उसके साथ साथ उसकी सास भी मां बनने वाली है। एक दिन मोना को खट्टा खाने का मन करता है। वो चंदन से कच्चे आम और इमली लाने को कहती है। शाम को घर लौटते वक्त चंदन इमली और कच्चे आम ले आता है। इमली देखकर मंजू का मन चलने लगता है और वो इमली खाने लगती है। मम्मी जी, आप इमली क्यों खा रही हैं? मैं तो पेट से हूँ, इसलिए मेरा मन चल रहा है। वो ऐसे ही बहू, कितने दिनों के बाद देखा तो मन हो गया। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मंजू के घर आती है और उसे देखकर कहती है, माँ तो मोना बनने वाली है, लेकिन पेट तेरा बाहर आ रहा है। अरे कोई खुशखबरी सुना रही हो क्या है? सुना है भैया जी बहुत रोमांटिक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम लोग भी। सभी लोग मोना को बधाई देकर चली जाती हैं और औरतों की बातें सुन सुनकर मंजू के दिमाग में उथल पुथल मच जाती है और वो सोचती है, ये बच्चा गिरवा देना ही सही होगा, नहीं तो ये औरतें मुझे ताना मार मार कर मार ही देगी। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इस समाज में। मंजू अगले दिन किसी को बिना बताए डॉक्टर से मिलने चली जाती है और कहती है, डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है। ये क्या कह रही हैं? अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बच्चा अबॉर्ट कर दो। डॉक्टर सुभाष को कॉल कर देती है और सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सुभाष को देखकर मंजू के आंसू नहीं रुकते। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी से कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई तो मैं क्या करती, आप ही बताइए। मेरा अपना बेटा मुझसे नजर चुराने लगा है तो ये दुनिया वाले क्या कुछ नहीं कहेंगे? ये दुनिया वालों की मुझे कोई फिक्र नहीं। ये बच्चा हमारा है और तुम इसे पैदा करोगी। हाँ मम्मी जी, मैं आपके साथ हूँ। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो वो हो जिनकी सोच छोटी हो। मंजू को सुभाष घर ले आता है। चंदन मंजू से बात करना छोड़ देता है। दिन बीतने लगते हैं। मंजू और मोना एक ही दौर से गुजरती हैं। मंजू के रिश्तेदार उसे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, उसे बुरा भला सुनाते हैं। एक रोज मंजू की मौसी सास उसके घर आती है और कहती है, ये देखो, दादी बनने की उम्र में माँ बनकर बैठी है। घोर कलयुग है। राम 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 राम। ऐसी बहू हमारे ही घर में आने लिखी थी। मंजू बहुत रोती है, लेकिन बेचारी के हाथ में कुछ था भी नहीं तो करती भी क्या। दिन बीतने लगते हैं और दोनों का 9वां महीना भी पूरा होने को है।
आधी रात को मोना को दर्द चालू हो जाता है। चंदन तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डिलीवरी के वक्त मोना का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। जैसे ही डॉक्टर मंजू को ये खबर देते हैं, उसे भी दर्द चालू हो जाता है। वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उधर मोना अपने बच्चे के सदमे में रोती रहती है। मंजू को देख मोना कहती है, मम्मी जी, मैंने अपना बच्चा खो दिया, मैं नहीं जीना चाहती। अरे ऐसा मत बोल बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। मंजू अपनी बेटी मोना की गोद में डाल देती है। आज से ये तेरी बेटी हुई, इसे मैं पालूं या तू, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई तुझे कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। चंदन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मंजू से कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत गलत था। दुनिया के तानों के डर से मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमने मेरी खुशी के लिए बच्ची को मोना की गोद में डाल दिया। आई एम सॉरी मम्मा। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी पाकर मोना भी खुश हो जाती है और मंजू और मोना दोनों माँ मिलकर बच्ची की देखभाल करने लगती हैं। रामपुर गांव के किसान कालू ने अपनी बेटी सविता की शादी बचपन में ही करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही सविता के पति की मौत हो गई और इस तरह से सविता बचपन में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी सविता अपने ससुराल में ही रहती थी। सविता की सास सीता देवी उसे बड़े प्यार से रखा करती थी। अरे बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बहू की तबीयत खराब थी, उसी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। अरे सीता, तुम तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। हाँ, एक तो शादी होते ही तुम्हारे बेटे को खा गई और तुम उसकी इतनी चिंता करती रहती हो। अरे छोटी सी थी मेरी बहू जब ब्याह करके आई थी इस घर में, अब तो फिर भी 18 साल की हो गई है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो विधवा है, अपनी किस्मत ही फूटी लिखवा कर लाई है, तुम क्यों उसके लिए परेशान होती हो? और कोई होती ना तो घर से निकाल कर बाहर करती या फिर पूरी जिंदगी नौकरानी बनाकर रखती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, अपनी विधवा बहू की शादी करवाने चली हो? अरे सीता बहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। क्या तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम यही कहती? मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ और उसके अच्छे के लिए सब करूंगी जो मुझसे हो सकता है। सीता देवी अपनी विधवा बहू की शादी करवाना चाहती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग सरपंच से शिकायत कर देते हैं। सरपंच सीता देवी को अपने घर बुलाता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हो? जानती नहीं हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी नहीं होती और तुम्हारी बहू तो बाल विधवा है। लेकिन सरपंच साहब, इसमें गलत क्या है? 10 साल की थी जब शादी करके आई थी, कुछ नहीं समझती थी। अब क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकालेगी? यह उसकी फूटी किस्मत है, लेकिन हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये सब। सीता देवी उदास होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अब भी अपनी बहू के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मेरी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ। अब आप मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करिए। देख बेटा, मेरा बेटा तो बीमारी की वजह से चला गया, अब उसकी मौत की वजह से मैं तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। लेकिन मम्मी जी, पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में आप जो करना चाहती हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। और देखना, एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक लड़का सीता के घर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी, मैं आपसे एक ज़रूरी काम की वजह से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या ज़रूरी काम है? वैसे गांव में नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं बहुत सालों से शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, कल ही गांव लौटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ मुझसे क्या काम था? जी, मैं आपकी बहू सविता से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया,
लेकिन बेटा मेरी बहू तो बाल विधवा है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से पता है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इन बातों को मैं गलत मानता हूँ। तुमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। हाँ, मेरी बहू सही कह रही है। पहले ये तो बताओ, तुम इस गांव में किसके बेटे हो? आंटी जी, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो इन सब बातों के खिलाफ है, लेकिन मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसलिए आपकी बहू के लिए खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे लेकिन सरपंच साहब तो विधवा लड़कियों की शादी के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने मुझे भी सविता की दूसरी शादी करवाने से साफ साफ मना कर दिया था। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूंगा। सरपंच का बेटा किसी तरह अपने पिताजी को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन गांव के सब लोग सरपंच और सीता देवी के खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमारे गांव का सरपंच गलत काम में सीता देवी का साथ दे रहा है। इस तरह से तो हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हमें अपने सरपंच और उसके बेटे को रोकना होगा और सीता देवी को भी सबक सिखाना होगा। सही कहते हो भाई, इस गांव में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हम कल ही जाकर सरपंच के घर के बाहर धरना देंगे और ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक बुरी खबर आती है। गांव के दूसरे किसान की बाल विधवा बहू कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस वजह से गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कोई लड़की विधवा हो जाती है, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसे पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे भी सीता देवी की बात गलत लगती थी, लेकिन मेरे बेटे के समझाने पर मुझे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज गांव की एक लड़की ने जान दी है, क्या फायदा हुआ उससे? अगर हम वक्त रहते उसकी जिंदगी अच्छी कर देते तो शायद आज एक बेटी बच जाती। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ और आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। विधवा लड़कियों की शादी को सरकार ने भी मान्यता दी है। आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुना आपने? इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये मेरी बाल विधवा बहू से शादी करने को तैयार है। क्या अब भी आप लोगों को परेशानी है? लगता है सीता देवी और सरपंच साहब सही कह रहे हैं। हम लोग बेकार में ही गुस्सा हो रहे थे। ये तो हमारे गांव की बेटियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बाल विधवा बहू की शादी करवाकर इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए ये बात समझाना चाहती हूँ कि बाल विधवा बहू की शादी करवाना कोई बुरा काम नहीं है। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और क्या, इसके बाद सरपंच के बेटे की शादी सविता के साथ हो जाती है। गांव वाले भी सब कुछ समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं।